हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का है हमारा अध्याय, पहला जो अध्याय है उसका लास्ट टॉपिक है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है 12th हिंदी मीडियम का। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। यानी कि सबसे पहले हम देखें विद्युत द्विध्रुव, हमने कई टॉपिक में आपको पढ़ाया है। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी, क्या बल आघूर्ण क्या होता है। बल आघूर्ण क्या होता है, सबसे पहले परिभाषा जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बल आघूर्ण की। क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? बल आघूर्ण की। तो यहाँ पे जो बल आघूर्ण होगा वो क्या होगा, देखिए किसी आवेश पर, क्योंकि विद्युत क्षेत्र के क्रम में हम विद्युत क्षेत्र की स्थिति में बल आघूर्ण पढ़ेंगे, तो होगा किसी आवेश पर आरोपित बल और बल की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी क्या कहलाती है? बल दूरी का गुणनफल बल आघूर्ण कहलाता है। अब देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है। आवेश पर आरोपित बल गुणा में क्या है? बल की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि विद्युत द्विध्रुव की बात करते हैं, तो हमने ये मान लिया कि AB क्या है, यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव है। यहाँ पे जैसे चार्ज मान लिया -q और यहाँ पे चार्ज मान लिया +q। यही तो बताया हमने कि समान परिमाण और विपरीत आवेश, यहाँ ऋणावेश है वहां धनावेश है। ठीक है, परिमाण का q और q है दोनों का। ठीक है, अच्छा ये इसका क्या हो जाएगा? सेंटर। यहां से यहां तक डिस्टेंस a बताई थी, ये क्या है? a। तो आपको पता है कि अल्प जो विस्थापन होता है द्विध्रुव का वो कितना होता है? 2a। मान लीजिए क्षैतिज रेखा के साथ, ये मान लिया कि क्षैतिज रेखा के साथ कितना कोण बनाया इसने? थीटा। कितना कोण बनाया? थीटा। तो थीटा कोण बनाया। तो अब देखिए यहाँ पे जो -q के कारण यानी कि +q के ऊपर जो चार्ज आरोपित है ये हमने मान लिया F1। क्या मान लिया? F1 मान लिया। और इधर क्या मान लिया? F2 मान लिया। क्या मान लिया? F2। ठीक है, अब दोनों की यहाँ पे सबसे पहले देखो परिमाण अलग है, नहीं सॉरी परिमाण एक है, विपरीत प्रकृति है, +q -q। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम रहेगा, अगर परिमाण बराबर है आवेश का, तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। इसमें क्या लिखा है? एक समान विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो ये हो जाएगा जैसे +QE, क्योंकि इसमें पढ़ा था आपने कि जो E1 या E बराबर F/Q, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो F बराबर क्या बनेगा? QE। तो ये हो जाएगा +QE। ये क्या बनेगा? +QE। इधर क्या बनेगा? F2 का मान -QE। क्या बनेगा? -QE। अब देखिए जैसे आप देखो इस जो बल की F1 बल की क्रिया रेखा ये है, F1 बल की क्रिया रेखा तो ये है, और F2 बल की क्रिया रेखा ये है। तो दोनों के मध्य जो दूरी है, लंबवत दूरी, वो तो यही होगी। जैसे मान लीजिए तो ये दूरी है यानी कि लंबवत दूरी, तो ये A, ये पॉइंट B और ये पॉइंट हम मान लेते हैं C। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या है? C। तो अब इस समय जो परिभाषा अनुसार जो बल आघूर्ण है, बल आघूर्ण को हम किससे व्यक्त करते हैं? तो से। बल आघूर्ण वो होगा क्या? अब बताया क्या था इसके अंदर? लंबवत दूरी और किसका गुणनफल? बल का गुणनफल। तो बल तो कितना है यहाँ पे? F। ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे होगा? यहाँ पे BC। किससे मल्टीप्लाई होगा भाई?
एफ है, क्योंकि F1 F2 है, इसमें परिमाण बराबर है, दिशा विपरीत है, तो हमने क्या मान लिया F, क्या मान लिया F। ठीक है, F1 F2 इसलिए लिखाया कि सिर्फ चिन्ह का अंतर था, बाकी QE और QE क्या हो जाएगा, F के बराबर हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये जो समीकरण 1 डाल देते हैं। अब हमें मान किसका ज्ञात करना है, BC का मान ज्ञात कर लेते हैं। किसका मान ज्ञात कर लेते हैं, BC का। तो सबसे पहले देखिए त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC से, तो ये हो गया इसका लंब, ये हो जाएगा इसका आधार, और इसके बाद ये हो जाएगा इसका आधार, ये हो गया लंब, और ये हो गया कर्ण। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, यहां सबसे पहले हमें BC का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, BC का, और हमारे पास दिया गया क्या है, AC, तो लंब दिया गया है, और हमें ज्ञात करना क्या है, कर्ण दिया गया है, और लंब ज्ञात करना, तो लंब बटा कर्ण से होगा। तो देखिए साइन थीटा होता है, साइन थीटा क्या होगा, लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान कितना है इसमें, BC, और कर्ण का मान जो है AC, कितना है AC, और AC का मान डायरेक्ट लिखें तो इसका मान कितना दिया गया है, 2A, कितना 2A। तो यहां से जो BC का मान आया क्रॉस मल्टीप्लाई से 2A गुणा में साइन थीटा, 2A साइन थीटा, ये समीकरण 2 बन गया। ये क्या बन गया, समीकरण 2। देखो ये बल आघूर्ण है, बल गुणा बल की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी, दो क्रिया रेखाएं थी यहाँ पे ये और ये, इनके मध्य जो लंबवत दूरी है वो क्या है, BC। BC का मान हमने इस समकोण त्रिभुज से ज्ञात किया है। ठीक है, समकोण त्रिभुज से ज्ञात किया BC। तो समीकरण 1 व 2 से, देखिए आगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखिए जो टो है उसका मान क्या होगा, F का मान तो क्या था, F का मान कितना था भाई, QE। ठीक है, तो F का मान तो लिख दिया हमने Q इंटू E, ये तो F हो गया। BC का मान क्या है, 2A साइन थीटा, क्या हो गया, 2A साइन थीटा। आगे देखिए यहां पे अगर 2AQ को साथ में लिख देते हैं, इधर लिख दिया E, ये हो गया साइन थीटा, 2AQ और E साइन थीटा। अब ये क्या है, ये क्या है इसका, ये क्या आ गया, ये आ गया डाइपोल मोमेंट। ये क्या आ गया इसका, डाइपोल मोमेंट, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण। ये क्या था, द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि 2AQ ये होता है P के बराबर, वो होता है द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, डाइपोल मोमेंट। तो ये 2AQ के स्थान पे क्या आ जाएगा, P। ठीक है, तो ये हो जाएगा टो बराबर PE साइन थीटा, ये आ गया। ये तो इसका क्या है, अदिश रूप है। ये क्या है इसका, यानी कि ये सिर्फ इसका परिमाण है। ये क्या है इसका परिमाण। अब देखो जैसे मान लीजिए A इंटू बी साइन थीटा और नीटा कैप और आ जाता है, तो इसको लिख सकते हैं ना A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, लिख सकते हैं ना A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो इसके अंदर भी दिशा तो वही बताएगा, दिशा कौन बताएगा, A और B के दोनों के लंबवत एकांक सदिश है ये नॉर्मल वेक्टर। ये जो एन कैप होता है इसमें, नीटा कैप जो होता है वो होता है A वेक्टर B वेक्टर दोनों के ही लंबवत। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये A वेक्टर ये B वेक्टर, दोनों के मध्य तो कोण थीटा है, A वेक्टर B वेक्टर के मध्य, लेकिन जो इनका दोनों को मल्टीप्लाई आता है वो दोनों के ही लंबवत आता है, यानी कि इससे 90 डिग्री और ये इससे भी 90 डिग्री पे ऐसे होता है। ठीक है, यानी कि ये दोनों अगर एक प्लेन में है तो इसके दोनों की क्या है, लंबवत दिशा में A क्रॉस B आता है। तो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, तो ये आ जाएगा क्या, वेक्टर फॉर्म में P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। तो ये इसका क्या आ जाएगा, सदिश गुणनफल। क्या होगा इसका, सदिश गुणनफल। किस किस का, जो बल आघूर्ण होगा इसमें वो सदिश गुणनफल होगा द्विध्रुव आघूर्ण का और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश जो होगा उनका सदिश गुणनफल होगा।
ठीक है, तो ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। कैसी राशि है ये? सदिश राशि है, क्योंकि ये किसके गुणनफल से ज्ञात हुआ? सदिश गुणनफल से ज्ञात हुआ। ठीक है, तो अब हम इसमें देखो इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? जैसे ये P वेक्टर, ये मान लीजिए E वेक्टर, ठीक है, ये P वेक्टर, ये हो जाएगा आपका P वेक्टर। तो अब जो टो वेक्टर होगा वो इधर होगा। वो टो वेक्टर में इसलिए बनाया यहाँ पे, वो बोर्ड से परपेंडिकुलर है इसलिए नीचे झुका दिया। इससे भी 90 डिग्री है और ये इससे भी 90 डिग्री, दोनों से 90 डिग्री है बोर्ड से परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इन दोनों की मध्य कोण क्या है? थीटा। ठीक है, तो ये लिखेंगे यहाँ पे जो किस किस का सदिश गुणनफल है, तो ये हो जाएगा बल आघूर्ण। यहाँ पे जो बल आघूर्ण होगा वो क्या होगा? द्विध्रुव आघूर्ण व विद्युत क्षेत्र का सदिश गुणनफल होता है। सदिश गुणनफल होता है। अब सदिश गुणनफल किस किस का हो गया? देखो, द्विध्रुव आघूर्ण, इसमें क्या था? P, और विद्युत क्षेत्र क्या है? E। इन दोनों का सदिश गुणनफल आया तो सदिश राशि है। तो यह कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है, अच्छा, अब हम इसका क्या निकाल सकते हैं? यहाँ पे इसका मात्रक निकाल सकते हैं। क्या याद कर सकते हैं? मात्रक। तो ये लिख दिया बल आघूर्ण टो का मात्रक। मात्रक ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? मात्रक। और कौन सी पद्धति के अंदर? एमकेएस पद्धति के अंदर। मात्रक ज्ञात करें तो सबसे पहले फॉर्मूला चाहिए हमें, क्योंकि ये इस तरीके से निकालेंगे। तो ये हो गया सबसे पहले इधर टो इक्वल टू 2a क्यू ई, ठीक है, और ये हो गया साइन थीटा। अब इसके अंदर तो मात्रक होगा नहीं, क्योंकि इसका कोई मैथमेटिक, ये कांस्टेंट है एक तरह से, मतलब ये वैल्यू पुट करने के बाद कोई ना कोई गणितीय मान आएगा इसका। तो अब जो मात्रक डिपेंड है, तो इसका जो मात्रक होगा किस में होगा? वो मीटर में। किस में होगा? मीटर में। गुणा इसका किस में होगा? कूलम में, क्योंकि आवेश है कूलम। और ये किस में होगा? ये होता है ई। ई क्या होता है? F बटा में Q। ई क्या होता है? F बटा में Q। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? न्यूटन। और Q क्या होगा? बटा में फिर कूलम आ गया। आगे समझ में? यहाँ पे क्या है? बल बटा में आवेश। ठीक है, ये किसके बराबर होगा? विद्युत क्षेत्र के बराबर। इसी तरह से इसका यूनिट ये हो गया, Q का यूनिट ये हो गया, E का यूनिट ये हो गया। तो देखो कूलम से कूलम कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा मीटर इंटू में न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन गुणा मीटर। ये इसका मात्रक है। मात्रक क्या होता है? न्यूटन गुणा मीटर। ये तो विद्युत क्षेत्र की बात थी। जनरली अगर बल आघूर्ण पढ़े तो हम यही पढ़ेंगे कि बल कोई सा भी हो, बल गुणा उनकी क्रिया रेखाओं के मध्य दूरी। तो बल गुणा दूरी, डायरेक्ट लिप समझे तो बल गुणा दूरी, ये हो गया बल गुणा दूरी। ठीक है, बल गुणा दूरी से डायरेक्ट ये बन गया था, ये इसका मात्रक बन गया। मात्रक क्या बन गया इसका? न्यूटन गुणा मीटर। ठीक है, डायमेंशन निकाल सकते हैं। जो बल की जो डायमेंशन है गुणा एल और आ जाएगा, एल की एक घात और बढ़ जाएगी डायमेंशन के अंदर। तो ये था इसका एमकेएस पद्धति के अंदर मात्रक। क्या था? ये तो क्या है? एमकेएस पद्धति के अंदर मात्रक। अगर सीजीएस में निकालना है, सीजीएस पद्धति क्या होती है? जो न्यूटन का जो काम करेगा वो किस में करेगा? डाइन में। बल को कैसे नाप लेंगे सीजीएस पद्धति में? डाइन में। मीटर की जगह क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर। तो डाइन इंटू में सेंटीमीटर, वो क्या आ जाएगा? सीजीएस पद्धति में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो था इसका मात्रक। अब देखिए कुछ स्पेशल कंडीशन है, विशेष स्थितियां हैं। ठीक है, उनमें देखते हैं कि बल आघूर्ण विभिन्न परिस्थितियों में क्या क्या बदलाव लेता है या क्या क्या मान होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसकी विशेष स्थिति। अब है विशेष स्थिति। विशेष स्थिति यानी कि स्पेशल कंडीशंस। स्पेशल कंडीशंस।
अब देखो जो टो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा, 2a क्यू, यानी कि ये पढ़ा आपने PE साइन थीटा, ये पढ़ा। अब स्पेशल कंडीशन पहली है, यदि, अब डिपेंड किस पे होगा, थीटा पे। यदि थीटा का मान ही 0 है, थीटा का मान 0 कब होगा, यानी कि जो समांतर, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जो P वेक्टर है और जो E वेक्टर है वो क्या होंगे, समांतर। क्या होंगे, समांतर। समांतर, ठीक है। समांतर कह रहे हैं कि एक ही उसमें रेखा में हो जाएंगे। तो ये जब थीटा का मान क्या हो जाएगा, यानी कि दोनों के मध्य कितना कोण बन गया, ये एक ही दिशा में हो जाएंगे, समदिश हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा P वेक्टर व E वेक्टर क्या हो सकते हैं, समदिश, एक ही दिशा में हो, ठीक है। तो टो इक्वल टू P मल्टीप्लाई E मल्टीप्लाई 0, तो टो का मान क्या आ गया, 0। तो उस समय क्या होगा, इसका मान 0 होगा। कितना होगा, 0। उसके बाद दूसरी कंडीशन ये है, यदि थीटा का मान 180 डिग्री हो। थीटा का मान 180 का मतलब क्या, अभी तो हमने क्या है, यहीं पे P वेक्टर और यहीं पे क्या था, E वेक्टर, ये था। दूसरी कंडीशन में क्या था कि यदि इधर E वेक्टर है तो P वेक्टर इधर लगे, यानी कि दोनों के मध्य कितना डिग्री कोण है, 180। ये P वेक्टर, ये E वेक्टर, दोनों के मध्य कितना डिग्री, 180। तो ये हो जाएगा विपरीत दिशा में, यानी कि P वेक्टर व E वेक्टर एक दूसरे क्या है, विपरीत दिशा में हो, ठीक है। तो उस समय क्या हो जाएगा, देखो टो इक्वल टू PE साइन कितना, 180 डिग्री। और साइन 180 का मान क्या होता है भाई, साइन 180 डिग्री बराबर साइन 90 प्लस 90, ठीक है। साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा, कोस 90, उसका मान 0। तो साइन 180 का मान क्या हो गया, 0। तो टो इक्वल टू PE और साइन 180 में वापस फिर 0, तो ये भी क्या हो जाएगा भाई, 0। ये क्या हो जाएगा, 0। तो उसका मान वापस फिर आ जाएगा टो इक्वल टू 0। तो इन दोनों परिस्थिति में, यानी कि थीटा यानी कि एक तो समान दिशा में हो और बिल्कुल विपरीत दिशा में हो, तो इस समय तो क्या हो गया, 0। आगे और कंडीशंस है, आगे कंडीशन और क्या क्या है देखो, यानी कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, यानी एक दूसरे की क्या है, ये परपेंडिकुलर हो। तो ये अगर मान लीजिए ऐसी परिस्थिति बन जाए कि एक दूसरे से क्या है, 90 डिग्री पर स्थित हो, एक दूसरे के लंबवत हो, ठीक है। तो ये क्या है, एक दूसरे के लंबवत, कौन, P वेक्टर और E वेक्टर लंबवत है। तो उसमें टो क्या बनेगा, PE साइन 90 डिग्री। तो भाई टो का मान क्या आया, PE आया। क्यों आया, क्योंकि साइन 90 का मान तो 1 हो गया, तो टो बराबर PE। और यही मान अधिकतम है, ये क्या है, मैक्सिमम मान है इसका। तो मैक्सिमम कब होगा, बल आघूर्ण अधिकतम कब होगा, जब विद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव आघूर्ण एक दूसरे के लंबवत होंगे। तो इस कंडीशन में क्या आए, अधिकतम। शून्य कब आया, जब एक दिशा में हो और विपरीत दिशा में हो, तो शून्य आएगा। और ये क्या है, लंबवत, यानी कि इसमें क्या था, यदि E वेक्टर और P वेक्टर आपस में क्या है, लंबवत है, तो ही विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, विद्युत जो बल है, बल आघूर्ण का जो मान है वो क्या होगा, अधिकतम, ठीक है। टो वेक्टर, तो यहाँ पे टो है, ये वेक्टर इसलिए लेगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसका परिमाण निकाल रखा है। वेक्टर फॉर्म में लिखें तो सदिश जो गुणनफल वो रूप है, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से अब इसमें एक चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, कूलॉम्स लॉ के जो बेस पे है, न्यूमेरिकल है, और आपने अध्यारोपण के सिद्धांत पढ़े हैं, विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण सिद्धांत, बल का अध्यारोपण सिद्धांत विभिन्न दिशाओं में से उनपे, और एक ये तो, और उसके बाद अक्षीय रेखा पर और विषुवतीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात किया था। उन सभी के अंदर न्यूमेरिकल बनेंगे। तो न्यूमेरिकल करने का तरीका ये है, सबसे अच्छे आपको पहले डेरिवेशन क्लियर हो, उनके सारे के सारे अलग अलग कंडीशंस में फॉर्मूला याद हो, और इनकी जो वैल्यू है, जो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं वो याद हो, और फिर बाद में सारे यूनिट क्या तो एमकेएस में हो या सीजीएस में हो, क्या तो एमकेएस में हो या सीजीएस में हो, क्या तो सारे सारे एमकेएस पद्धति में हो जब न्यूमेरिकल करते हैं, या सीजीएस में हो,
ठीक है। और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, जैसे मान लीजिए E इक्वल टू एम सी स्क्वायर था, तो इसमें जो C है उसकी वैल्यू 3 इंटू 10⁸ यानी कि 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो वो याद होना चाहिए, गुरुत्वीय नित्यांक का मान याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे जो कांस्टेंट वैल्यू होती हैं, जो फिक्स राशियां होती हैं, उनके मान याद हो, और सारे मात्रक या तो एमकेएस पद्धति में हो या सीजीएस पद्धति में हो, ठीक है। उनका हम अगर नहीं है तो कन्वर्ट करके, और जब फॉर्मूले लिखेंगे और फिर सही कैलकुलेशन करके और मात्रक सहित आंसर लेके आएंगे, ठीक है। ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। कल से हम स्टार्ट करेंगे गाउस लॉ और उसके अनुप्रयोग यानी कि दूसरा अध्याय, ठीक है। तब तक के लिए रिवाइज करें। धन्यवाद।